नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सरगुजा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सरगुजा में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। बैकुंठपुर शहर के अलावा पटना, छिंदडाण, इन इलाके में भी झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। 11:56 पर यह झटके आए। 1 महीने में तीसरी बार झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले 11 और 29 जुलाई को भी भूकंप के झटके यहां पर महसूस हुए हैं। अभिषेक शुक्ल, डेप्यूटी न्यूज एडिटर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक जी, 1 महीने में तीसरी बार, इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, और दूसरा कि रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता है वो ऐसा लगता है कि बढ़ रही है धीरे धीरे। जी बिल्कुल ललित, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा भूकंप कभी देखा नहीं गया, लेकिन अभी ये जो भूकंप आया है 1 महीने में तीसरी बार आ गया है। जुलाई में 11 और 29 जुलाई को हुआ था, ये झटके महसूस किए गए थे और अब आज ये झटके महसूस किए गए हैं और तीव्रता पिछली बार से ज्यादा है। इस बार 4.6 रिक्टर पैमाने पर है। लोगों में इस लगातार जो 1 महीने में तीसरी बार जो भूकंप के झटके आए हैं, इससे दहशत इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि इस इलाके में कभी इस तरीके के कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि भूकंप बार बार आए, लेकिन बार बार भूकंप आना, तीसरी बार भूकंप आना, और लगभग सरगुजा के जो इलाका है उसे सभी इलाके को कवर किया, ना सिर्फ बैकुंठपुर, पटना, छिंदडाण, अंबिकापुर, उदय, शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, सभी जगह ये महसूस किए गए झटके। इसीलिए लोगों में दहशत है, लोग घरों से बाहर भी निकले हैं और लोगों के जरूर एक बीच चर्चा का विषय है, दहशत का माहौल है कि आखिर क्या वजह है कि सरगुजा में बार बार इस प्रकार के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बहरहाल और डिटेल का इंतजार किया जा रहा है और हम भी कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार क्या वजह है कि 1 महीने में तीसरी बार ये भूकंप के झटके सरगुजा में महसूस किए गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके तरफ अभिषेक जी इशारा कर रहे हैं। अगर जोन वाइज बांटा जाए, भूकंप के जोन वाइज बांटा जाए, तो उसमें मध्य भारत, मध्य प्रदेश के तो कुछ हिस्से हैं, पर छत्तीसगढ़ का ये इलाका और यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके, ये बहुत चौंकाता है। हालांकि इसी इलाके में कई दिलचस्प प्राकृतिक चीजें भी हैं। मसलन यहाँ पर पहाड़ पर पानी चढ़ता है, इस तरह की जगह है। आए थे सामान लेने, तो सामान के कुर्सी में बैठे हुए थे तो धरती हिला, थोड़ा आवाज़ आया तो मैं सोचा कि डंपर ऊपर गया होगा, तो बाकी कुछ दिखा नहीं रोड में। फिर बाहर कैसे आए, क्या हुआ आप लोग? फिर बाहर आए इधर। क्या हुआ, क्या लगता है आपको? धरती हिला, भूकंप, गड़गड़ आवाज़ हो रहा था और काँप रहा था, हिल रहा था धरती। और सौर ऊर्जा से रोशन होगा मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का MOU होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आखिरी चीज मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि मानधाता या ओंकारेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां पर हाइडल एनर्जी का उत्पादन होता है, उसी जिले में थर्मल एनर्जी का उत्पादन होता है और अब उसमें नवकरणीय ऊर्जा फ्लोटिंग सोलर का उत्पादन होगा। संभवतः देश का ये एकमात्र ऐसा जिला होगा जिसमें तीनों तरह की ऊर्जा का उत्पादन एक ही स्थान पर किया जा रहा है और ये 4200 मेगावाट के लगभग है। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि हम किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, हमारे माननीय मंत्री जी हरदीप सिंह डंग जी के, माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। आने वाला समय मध्य प्रदेश को स्थापित करेगा कि हम नवकरणीय क्षेत्र में अग्रणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय श्री संजय दुबे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अब हम पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम NHTC से आदरणीय श्री PK सक्सेना साहब को आमंत्रित कर रहे हैं।
प्रोक्योरर के तौर पर श्री बलजीत सिंह जी खनूजा एमपी PMCL की ओर से और सोलर पार्क डेवलप श्री अवनीश शुक्ला जी रम्स की तरफ से यहाँ मौजूद होंगे। हम आपको बता दें कि NHDC एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश सरकार तथा NHPC के, और इसी के द्वारा 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना और 520 मेगावाट के ओंकारेश्वर परियोजना की स्थापना की गई। बाद में NHDC सोलर ऊर्जा, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। पहला जो आज का पावर परचेज एग्रीमेंट है वो NHDC और रम्स के बीच में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा एग्रीमेंट जो है उसके लिए AMP एनर्जी से आदरणीय सौर्य चौधरी जी यहाँ आमंत्रित हैं। श्री बलजीत सिंह जी खनूजा और श्री अवनीश शुक्ला जी भी यहाँ प्रोक्योरर और सोलर पार्क डेवलपर के तौर से मजबूत रहेंगे। AMP एनर्जी का मुख्यालय कनाडा में है और इसका संचालन उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, UK और भारत में विभिन्न स्थानों से होता है। ये एक मल्टीफेसेटेड कंपनी है जो पूरे भारत में 15 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है और इसका लक्ष्य आने वाले दिनों में 5 गीगावाट सोलर पावर जोड़ने का है। तीसरी कंपनी है SJVN लिमिटेड। श्री अजय सिंह जी SJVN लिमिटेड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ रहे हैं। SJVN लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी 1 कैटेगरी की कंपनी है जो CPSE A अनुसूची की शामिल है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के तौर पर यह काम कर रही है और इस समय इसका टोटल पोर्टफोलियो 31,500 मेगावाट के आसपास है, जिसमें 3600 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तीसरा पावर परचेज एग्रीमेंट SJVN लिमिटेड और रम्स के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। रम्स अपने लिए एक जो सोलर पार्क एग्रीगेट कैपेसिटी डेवलप कर रही है, इससे पहले जो एग्रीमेंट हुए थे आगर, शाजापुर और नीमच, उसके तहत एक लोन 360 करोड़ रुपए का ले रहे हैं इरेडा से, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। उसके एग्रीमेंट के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रदीप रॉय जी इरेडा की ओर से आ रहे हैं और पार्क डेवलपर की ओर से श्री कर्मवीर शर्मा जी MD MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और रम्स के CEO, और साथ में होंगे आदरणीय श्री अवनीश शुक्ला जी रम्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय श्री गिरिराज दंडोतिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के इस MOU के अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे नवकरणीय ऊर्जा विकास के मंत्री सम्मानीय हरदीप सिंह डंक जी, हमारे ओंकारेश्वर खंडवा के मानदासा से विधायक सम्मानीय नारायण पटेल जी, प्रमुख सचिव सम्मानीय संजय दुबे जी, प्रबंधक सम्मानीय करमवीर शर्मा जी, सम्मानीय प्रदीप कुमार दास जी, सम्मानीय विजय कुमार सिन्हा जी, सम्मानीय NL शर्मा जी, सम्मानीय पिनाकी भट्टाचार्य जी और मंचासीन सम्मानीय सभी महानुभाव।
तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है। इस वक्त सिंगरौली का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यहां से मिल रही है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस सील कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस सील कर दिया गया है। डेली वेजेस कर्मियों ने कोर्ट में यह दावा किया था और कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। जो डेली वेजेस पे हैं, दैनिक वेतन भोगी, इन मजदूरों की सैलरी 1,48 लाख रुपए, इसका भुगतान नहीं हुआ है। लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि यह दफ्तर आप सील कर दो। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगरौली से पीडब्ल्यूडी ऑफिस हाईकोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। डेली वेजेस कर्मियों ने कोर्ट में दावा किया था कि उनकी सैलरी बकाया है, उन्हें भुगतान नहीं हुआ है 1,48 लाख रुपए का। इसके बाद अदालत ने इस दफ्तर को सील करने के आदेश दिए हैं। सिंगरौली में पीडब्ल्यूडी का दफ्तर सील कर दिया गया। मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ, 1,48 लाख रुपए काम इनसे करवा लिया गया, भुगतान नहीं दिया जा रहा था। लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार अदालत पहुंचा मामला, हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा दफ्तर को सील कर दो। बड़ी खबर सिंगरौली से, दफ्तर सील हो गया। मध्य प्रदेश में बिरले ऐसे मौके जब अदालत ने ऐसी सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। ऐसा ही एक ये मामला, सिंगरौली पीडब्ल्यूडी ऑफिस का अफसर का जो दफ्तर है वो सील कर दिया गया। राज द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, पूरी जानकारी विस्तार से दें। बिरले मामले होते हैं जब अदालत ये कह दे कि दफ्तर कोई सील कर दो। बिल्कुल ललित जी, ये काफी विरला ही मामला है कि सिंगरौली के पीडब्ल्यूडी दफ्तर को हाईकोर्ट ने सील करने के आदेश दिए हैं। असल में लगभग ये 12 साल पुराना मामला है, जिसमें 18 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे पीडब्ल्यूडी के, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी में काम किया लेकिन इन्हें भुगतान नहीं किया गया। ये लगातार पहले कुछ सालों तक दफ्तर के चक्कर लगाते रह गए, लेकिन जब तक दफ्तर में के लोगों ने, जो अधिकारी तत्कालीन जो पीडब्ल्यूडी ई थे, उन्होंने भुगतान नहीं किया, तो ये फिर पहले लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट में इनके जो पक्ष में फैसला आ गया, तो इसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाईकोर्ट चला गया और इसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चलता रहा। और हाईकोर्ट ने अभी 5 दिन पहले इस बात का फरमान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और संबंधित विभाग को दिया था कि जो मजदूर है, मजदूरों का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द कर दिया जाए। अगर 1 सप्ताह के भीतर ये भुगतान नहीं करता है संबंधित विभाग, तो दफ्तर को सील करके उसकी संपत्ति को कुर्क करके ये जो मजदूर हैं, जो याचक हैं, जिन्हें को मजदूरी चाहिए मजदूरों को, उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के परिपालन में आज जो सिंगरौली तहसीलदार हैं वो अपने अमले के साथ सुबह ही पहुंचे थे और उन्होंने सभी जो कर्मचारी ऑफिस में मौजूद थे सबको बाहर निकाल करके और जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है उसको बाकायदा सील कर दिया है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब नर्मदापुरम से बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग का वीडियो सामने आ गया है। गौ तस्कर, इन्हें हालांकि कथित गौ तस्कर कहना चाहिए, उनसे मारपीट का वीडियो सामने आया है। हालांकि गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों से मारपीट की गई थी। ये तीनों अमरावती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, नाजिर इसका नाम है। 2 अभी भी जख्मी है, इलाज इनका चल रहा है। महाराष्ट्र से ये ट्रक आ रहा था, ग्रामीणों ने पकड़ा और जमकर मारपीट की। आरोप ये लगाया गया कि अवैध तरीके से गौवंश की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने इन पर भी मामला दर्ज किया है। हत्या के मामले तो दर्ज किए ही गए हैं, इन पर भी मामला दर्ज किया गया गौ तस्करी का। सिवनी मालवा के बराखड़ के पास देर रात की यह घटना है। ये मारपीट के वक्त का वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये बता रहा है। मध्य प्रदेश जिसमें मॉब लिंचिंग की तासीर नहीं है, वहां पर नर्मदापुरम में ये घटनाक्रम सामने आया है। नर्मदापुरम का इलाका है सिवनी मालवा। सिवनी मालवा के बराखड़ के पास ये घटना सामने आई थी। ये तीनों अमरावती के रहने वाले हैं। बेदम पिटाई इनकी की गई और आखिरकार एक की मौत हो गई। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, इस वीडियो के बारे में बताएं, क्या कुछ ये वीडियो कहता है मॉब लिंचिंग को लेकर? जी ललित, सिवनी मालवा तहसील में हुई मारपीट की वारदात के जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में भीड़ द्वारा गौ तस्करों के साथ मारपीट की जा रही है।
वीडियो सामने आने के बाद जहां पुलिस को इस मामले की जांच में अहम सुराग लग सकते हैं, वहीं अब तक जो पुलिस से मिली जानकारी है उसके हिसाब से एफआईआर के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो अन्य अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो वीडियो सामने के बाद इन आरोपियों की जो पहचान है वो सामने आ सकेगी और इस प्रकार मारपीट करने वाले जो लोग हैं उनका भी खुलासा हो सकेगा। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बयान दिया है, मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे जो कुछ कर ले सरकार, मैं किसी से नहीं डरता। ये बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी ने। दरअसल ईडी की जांच का जो शिकंजा है वो लगातार कस रहा है। कल यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया है, लिखा गया है बिना इजाजत इसे खोले ना। अचानक से सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है, पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। यंग इंडिया का दफ्तर सील करने के साथ साथ पुलिस बल तैनात किया गया। कल आनंद फानन में एआईसीसी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब राहुल गांधी का यह बयान कि वो डरने वाले नहीं है, चाहे सरकार जो कुछ भी कर ले। की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूं। और खबर दमोह से, दमोह में महिला अधिकारी के महिला अधिकारों के हनन के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में जिला कलेक्टर नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 से नवनिर्वाचित महिला पार्षद शरद कुमारी के पति को प्रमाण पत्र देते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरा वीडियो गैसाबाद पंचायत का, इसमें नवनिर्वाचित महिला सरपंच शपथ नहीं ले रही हैं, उनके पति को पंचायत सचिव ने शपथ दिला दी है। अब ये पंचायत फिल्म तो है नहीं, पर ऐसा हुआ है, ये वीडियो वायरल है। सरपंच पति, ये पद देखते ही देखते पद बन गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं। तो ऐसे 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रशासन ने बाद में महिला पार्षद को हालांकि प्रमाण पत्र सौंपा है। दमोह से सहयोगी धर्मेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी ललित, सरपंच पति के शपथ लेने, प्रमाण पत्र न देने, इस मामले में क्या अपडेट? जी ललित, मैं बता दूं अभी जैसे मतलब जो ये कल का वीडियो है जो महिला सरपंच के पति को जो शपथ दिलाई गई है, अभी तक उसमें संबंधित में जांच कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, ना ही उस पर कोई अभी कार्रवाई का मामला सामने आया। वहीं जो दमोह नगर पालिका का चुनाव हुआ था और जब सभी 39 पार्षद जो नवनिर्वाचित हुए थे, जिनको जो प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा था, उसी दौरान ये शरद कुमारी वार्ड क्रमांक जो 39 है उससे नवनिर्वाचित हुई थी और उनके पति यशपाल ठाकुर को ये प्रमाण पत्र जो है वो दिया गया था। हालांकि वह प्रमाण पत्र वापस लेकर के और पुनः जो महिला पार्षद चुनी गई थी उनके लिए दिया गया था। लेकिन अगर जिले में बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनको लेकर के बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर सचिव द्वारा अगर सरपंच पति को अगर शपथ दिलाई जा रही है तो कौन सी बड़ी बात है। वहीं कलेक्टर के द्वारा जब
एक महिला पार्षद के पति को अगर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है तो कौन सी बड़ी बात। तो इस तरह का ललित मैं आपको बता दूं कि जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लगातार ये दौर यहाँ पर चल रहा है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेश इस तमाम जानकारी के लिए। लीजिए रायपुर से बड़ी खबर, टिकरापारा इलाके में फिर हो गई चाकूबाजी। युवक को एक बदमाश ने चाकू मार दिया। युवक की हालत गंभीर है, निजी अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। आरोपी मौके से फरार है। टिकरापारा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। पिछली बार जब चाकूबाजी का मामला सुर्खियों में आया तब मामला यह था कि गाड़ी मोड़ने पर विवाद हो गया था, इसमें चाकू चल गए थे। अभी हालांकि यहां पर चाकू क्यों चले ये साफ नहीं हो पाया है। टिकरापारा इलाके का ये पूरा मामला है। एक युवक को बदमाश ने चाकू मार दिया, हालत गंभीर है, युवक का इलाज जारी है। खबर भिलाई से, भिलाई लिफ्ट हादसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के डेढ़ महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ये रफ्तार देख लीजिए कानून के रखवालों की। जून में चौहान टाउन में हादसा हुआ था। दरवाजा बंद होने के पहले ही लिफ्ट चल पड़ी थी। बुजुर्ग महिला के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कॉलोनी वासियों ने प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। अब उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और अब खबर मुंगेली से, मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक में 16 मवेशी रखे हुए थे, इन्हें बरामद कर लिया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है, इन्हें बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। पथरिया पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। बेलखुरी गांव की यह घटना है। तो ट्रक में ये मवेशी भरे हुए थे मुंगेली में, 16 मवेशी। आरोप ये लग रहे हैं कि इन्हें बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था, तस्कर इन्हें बूचड़ खाने ले जा रहे थे। पथरिया पुलिस ने कार्रवाई की है। बेलखुरी गांव की ये पूरी घटना है। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर, रघुनाथ नगर इलाके में हाथियों ने डेरा डाल लिया है। कोटी डारीडीह में एक मकान को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के इस इलाके में आ जाने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील बार बार की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से रघुनाथ नगर इलाके में हाथियों ने डेरा डाला है। कोटी डाराडीह में मकान को क्षतिग्रस्त किया गया है और हाथियों की दस्तक से दहशत में है ग्रामीण। वन विभाग मौके पर है और ये समझाइश दी जा रही है कि हाथियों से दूर रहें। सर यहाँ पर खड़ा था ना, सर यहाँ पर खड़ा था ना, सर यहाँ पर खड़ा था ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।